अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान ऐसे तैसे जैसे वैसे करके जो है वो फाइनल में रसाई हासिल कर ली है और एशिया कप जो है एक बहुत मायने रखता है। एशिया T20 के सुपर 4 मरहले का एक बहुत अहम मुकाबला दुबई में खेला गया, जहां पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस की बदौलत बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 11 रन से शिकस्त दे दी। इस कामयाबी के साथ ही पाकिस्तान ने इवेंट के फाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया और अब इतवार के रोज शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा फाइनल देखेंगे। इस बात की बजाय इस मैच को तो पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर एक बार फिर जो है नाकाम नजर आई है। टॉप ऑर्डर के बैटर्स जल्द पेविलियन लौट गए और 39 के मजमूए स्कोर पर पाकिस्तान की आधी टीम जो है वो आउट हो चुकी थी। साइम अयूब की कारकर्दगी खास तौर पर तशवीशनाक है जो साबित होती है और हमने जैसे देखा है कि अगर हम थोड़े से स्टैट्स के ऊपर नजर डालें तो मिडिल ऑर्डर जो है वो भी एक बार फिर लड़खड़ाने लगा। मोहम्मद हारिस ने 31 रन बनाए, मोहम्मद नवाज ने 25 और शाहीन शाह आफरीदी ने 19 रन की इनिंग्स खेली। तो इसके साथ साथ जो टोटल था 136 तक पहुंचा और बांग्लादेश के बॉलर्स में तस्कीन अहमद ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की, जबकि मेहदी हसन और रिशाद हुसैन ने दो खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। हदफ के ताकुब में बांग्लादेशी टीम भी दबाव का शिकार रही। शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ की जबरदस्त तबाकुन बॉलिंग ने एक बार फिर जो है कौमी टीम को सहारा दिया और कहते हैं 63 के मजमूई स्कोर पर आधी टीम आउट हो चुकी थी। अगरचा शमी हुसैन ने 30 रन की इनिंग्स खेलकर कुछ मुजामत की, लेकिन बाकी बैटर्स जो हैं वो अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। तो बाय द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि जीत किसकी हुई, तो जीत तो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई है और पाकिस्तान ने जो है फाइनल में रसाई कर ली और पाकिस्तान का टाकरा होगा भारत के साथ। और पाकिस्तान और भारत के ऊपर बात करेंगे, जो अगला आने वाला टाकरा है वो होगा इतवार के रोज़ और देखना यह है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है, टीम प्लान क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर होगा। एक तो पॉलिटिकल प्रेशर है, ऊपर से स्लेजिंग का प्रेशर है, ऊपर से क्राउड का प्रेशर है और परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा पाती है और देखी भी जाएगी। तो इस सारी टीम बात पे एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, थैंक यू। अब्दुल समी, क्रक्स ऑफ द सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान हैज़ मेड इट्स वेट ऑन द फाइनल्स। तो कैसे देख रहे हैं फाइनल को? जो हुआ, जो किया, जो हो चुका है वो हो चुका हुआ है, मगर आगे आने वाला जो मैच है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए इस फाइनल मैच? देखिए, जो पाकिस्तान टीम जिस चीज़ के लिए पहचानी जाती है कि वो अगर मगर का सफ़र मुश्किल तय करते हुए और एंड में जाके फिर वो बड़े टूर्नामेंट्स में जो है फाइनल में जगह बना पाती है, तो उसी तरह का कुछ इस वक्त भी हुआ। ऐसी ही सिचुएशन है कि पाकिस्तान के लिए शुरू में मुश्किलात थी, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, स्पेशली बॉलिंग। आपकी जो जिस चीज़ के लिए आप पहचाने जाते हैं, आपका फास्ट बॉलिंग अटैक, वो आपको बहुत ज़बरदस्त रिदम में नजर आया। बड़ी आपने तेज तरीन और नपी तुली बॉलिंग की, आपने लोगों को डरा के रखा। तो ये एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है और स्पेशली जब आप इंडिया के खिलाफ फाइनल खेलने के लिए जा रहे हैं, तो इन सारी बातों के बीच में जो सबसे ज्यादा खुशाइन बात यह है कि जीत के साथ साथ आपकी फास्ट बॉलिंग जो है वो वापस आपको ट्रैक पे नजर आते हुए नजर आती है और ये चीज ऐसी है जिससे हमें फायदा लेना चाहिए और बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि फाइनल में हमें इसका फायदा होगा। अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म वही होता है जहां कहीं ना कहीं मसाइल होते हैं। तो हमारा मसला है इस वक्त बैटिंग, हमारा टॉप ऑर्डर बहुत बुरे तरीके से नाकाम हो रहा है। अगर हम बाकी एक बच्चा जो है साइम अयूब, उसके ऊपर हम बात करें, ऑल्दो ही इज पिचिंग इनटू बॉलिंग, उसने कल भी बहुत 2 क्रूशियल विकेट्स ली हैं, बट बैटिंग में ट्रिमेंडसली ही इज फेलिंग एवरी इन मैच। क्या कहेंगे? आपको यहाँ चेंजेस की ज़रूरत है कि सेम कंसिस्टेंसी के साथ जो है आगे वाला मैच खेलना चाहिए? नहीं, देखिए, चेंज इस वक्त करना तो नामुनासिब होगा। आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जब ऐसे किसी टूर पे आप होते हैं या किसी बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, तो आप 15 प्लेयर्स लेके जाते हैं, उन्हीं में से आपने 11 खिलाने होते हैं। तो अभी अगरचे साइम नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी बॉलिंग में कोई ना कोई वो हेल्प कर देते हैं, तो उनको तो इस वक्त टीम से ड्रॉप करना जो है नामुनासिब होगा। लेकिन अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो अकेले साइम तो नहीं है, पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप हमेशा से
स्ट्रगल करती आई है और कुछ इस तरह की सिचुएशन अभी भी है। आप कल का ही देख लें, आपने बहुत कम रन्स के ऊपर अपनी 5 विकेटें गंवा दी थी और फिर आपके टेल एंडर ऊपर आए, शाहीन ने जो है एक्सेलरेट किया थोड़ा सा, फिर उसके बाद नवाज और उन्होंने फहीम ने चिप इन किया और वहीं से हारिस ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, तो आप इतना टोटल बोर्ड के ऊपर लगा पाए। तो जो आपका सवाल है कि साइम सिर्फ इस वक्त साइम को जो है वो ना ड्रॉप छेड़ा करना जाए। नामुनासिब होगा। जी हाँ, जहाँ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप हुसैन तलत की जगह पे अगर, क्योंकि आप हुसैन तलत को एज ऑलराउंडर खिला रहे हैं बट आप उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप उनको बॉलिंग उस तरह से नहीं दे रहे, तो मेरी नजर में अगर हसन नवाज को मौका दिया जाए उनकी जगह पे, यंग है, 143 का उनका स्ट्राइक रेट है और उनको ये नहीं समझ आती कि कौन सा बॉलर आपके सामने है, वो बुमराह या इसको नहीं जानते, वो अच्छी अपना अटैक करते हैं, उनके पास शॉट्स हैं, बड़ी शॉट्स खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको पहले भी इंडिया के खिलाफ दोनों मैचों में चांस नहीं मिला। अगर उनको डाला जाए टीम में हुसैन तलत की जगह तो शायद वो पाकिस्तान के लिए और हमारी लड़खड़ाती बैटिंग लाइनअप के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अच्छा, कल हमने देखा है कि टेल एंडर्स ने और मिडिल ऑर्डर ने टीम को वाकई सहारा दिया है और ऑल्दो द टोटल वाज नॉट हाई स्कोरिंग बट स्टिल जो है दे काउंट, फील्डिंग अच्छी थी और बॉलिंग हमारी अटैक बहुत अच्छा था जिसने स्कोर को मज़ीद उनकी तरफ से बढ़ने नहीं दिया। तो क्या समझते हैं कि ये परफॉर्मेंस जो है फाइनल के लिए वाकई जो है ये तसल्ली बख्श है, इत्मीनान बख्श आपको नज़र आ रही है? देखिए, जब आप जीतते हैं तो जीत बहुत सी खामियों को छुपा देती है। इस वक्त हम पूरी कौम जो है इस खुशी में है कि हम फाइनल में हमने जो है रसाई हासिल की है और अब इंडिया, हमें एक और मौका मिला है कि हम इंडिया के साथ स्कोर अपना सेटल कर सकें। तो पाकिस्तान टीम के लिए ये जीत बहुत खुशाइंद है। आपने ना सिर्फ बॉलिंग अच्छी की बल्कि आपने बड़ा लो टोटल जो है वो डिफेंड किया। बांग्लादेश बुरी क्रिकेट नहीं खेल रहा था, बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेलते हुए यहाँ तक आया। थोड़ी यंग टीम है, उन्होंने आप देखें 6 छक्के उन्होंने लगा दिए हैं, तो ये उनको इस तरह से अटैक नहीं करना चाहिए था। इसी अटैक में वो अपनी विकेट्स उन्होंने गंवाई हैं और वो ये प्रेशर था जो शाहीन ने इनिशियली आप प्रेशर डाला इनके ऊपर, बाकी फिर हारिस ने और फिर स्पिनर्स ने भी रही सही कसर पूरी की। तो वो यंग टीम थी, वो ये प्रेशर जो है वो ले गई, वरना अगर वो रना बॉल जाते तो इतना बड़ा टोटल नहीं था। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग की कामयाबी थी, आपका प्रेशर था। और शाहीन ने इससे पहले, मैच से पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ इस तरह की बातें की थी। तो इस चीज को जब आप लेके साथ जा रहे हैं, वो आप जीते हैं दोनों मैच और उसके बाद आपकी बॉलिंग वापस आई है, रिदम आपने बिल्कुल, इट वाज अ ग्रेट कमबैक अब्दुल समी, रिदम इट वाज अ ग्रेट कमबैक बाय पाकिस्तानी बॉलर्स, जो कि हम लोग सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसा होगा, क्योंकि हमारी उम्मीदें जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी कि पाकिस्तान वाकई फाइनल में रसाई भी हासिल कर लेगा कि नहीं करेगा। लेकिन लेट्स कम टू द आगे वाले मैच के ऊपर करते हैं कि मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ग्रेट क्रूशल मैच। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान पहले 2 ओवर्स में अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है तो गेम इज आर्स। इज इट ट्रू? देखिए जी, अभिषेक बहुत यंग है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उनके पास उन्होंने एक ही शॉट को जो है वो रिपीटेडली खेलते हैं। उनकी मसल मेमोरी ऐसी बनी हुई है कि उनके जोन में जब बॉल आता है तो वो उसको उधर ही हिट करते हैं और बार बार वो बड़ी शॉट्स खेलते हैं और सारी बड़ी शॉट्स हैं उनके पास और वो अटैक करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आउट होने का खौफ नहीं है, जो कि किसी भी खिलाड़ी की जो स्ट्राइक रेट बेहतर होता है या जो इस तरह के अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं उनका सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उनको आउट होने का डर नहीं होता। उसमें ज्यादातर वो कामयाब हो जाते हैं कि वो जब अटैक करते हैं तो वो रन ले लेते हैं। तो वो बहुत खतरनाक हुए हैं और उन्होंने पहली बॉल से दोनों मैचों में आपने देखा हो कि शाहीन अफरीदी को अटैक किया है। तो हमारी मैनेजमेंट और शाहीन ने भी ऑब्वियसली इसके ऊपर सोचा होगा कि उन्होंने इसको किस तरह काउंटर करना है। लेकिन अभिषेक और शुभमन गिल दोनों बहुत अटैक कर रहे हैं और दोनों जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं।
हाँ, ये बात हो रही है कि अगर आप ऊपर विकेट, जैसा कल आपने देखे ना, आपने शुरू में विकेट्स ले ली। अब जब इंडिया के खिलाफ आप पहले खेले हैं, जब जब आप कामयाब हुए, आपने ऊपर से आउट किए हैं। अगर आपने ऊपर से आउट कर दिए और 2 विकेटें आपकी आ जाती हैं, तो आपका उनके ऊपर प्रेशर आएगा। और इस टूर्नामेंट में हमने ये देखा है कि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसे उनको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल रहा है। तो कहीं जाके ये बात ठीक हो जाती है कि अगर आप अभिषेक को और शुभमन गिल को आउट कर लेते हैं, तो आप उनको जो है कम टोटल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और फिर जो है फायदा होगा, चाहे पहली बारी हो या दूसरी बारी हो, फायदा हमें होगा। अच्छा, पाकिस्तान टीम के ऊपर आप क्या समझते हैं कि कितना प्रेशर होगा? बिकॉज जहां स्लेजिंग हो रही है, जहां हैंड शेकिंग के मामलात हो रहे हैं, क्राउड के ऊपर से ऑब्वियसली बात है, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, क्राउड की सपोर्ट भी होगी, दोनों तरफ ही होगी, लेकिन फिर भी डोमिनेट जो है वो अक्सर करते हैं इंडियंस। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ये प्रेशर लेना चाहिए, और प्रेशर गेम के अंदर पाकिस्तान की क्या जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए? देखें, टैलेंट शायद दोनों टीमों में एक जैसा हो, एफर्ट भी दोनों एक जैसी करती हो, लेकिन इंडियंस हमसे जो है, जो चीज हकीकत है उसको मानना चाहिए कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, उनका जो ग्रूम करते हैं खिलाड़ियों को वो हमसे बेहतर उनका निज़ाम है। लेकिन इसके साथ साथ वो प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हैं हमारे मुकाबले में। ये बुनियादी फर्क है। अगर हमने जीतना है और अगर हमने इनको जवाब देना है और अवाम की जो स्लेजिंग है और ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज से बाहर आना है, तो उसके लिए अच्छी क्रिकेट के साथ हमें अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना होगा और प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना होगा। जिस टीम ने प्रेशर को अच्छे से हैंडल किया, तो वो कामयाब होगी, वो फाइनल जीतेगी। वो बजाहिर जो है वो इंडियंस इसमें हमसे बेहतर है उनकी टीम, और वो अच्छा प्रेशर हैंडल करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है, वो एक जैसा है। आप के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, फखर है, साइम है, सरफराज फरहान है, हसन नवाज है। एक खिलाड़ी भी अगर अपनी पूरी बारी ले, तो वो हमारे लिए कामयाबी का बाइस बन सकता है। एक खिलाड़ी बैटिंग, अब देखें, शाहीन ने अपनी धाक बिठा दी है, लोग उससे डर रहे हैं। और आप देखिएगा अभिषेक भी, और ये भी, इनको थोड़ा सा खौफ होगा इस कल वाले स्पेल के बाद। बट इसके बावजूद अगर आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं करते, आप देखें ना, कल बांग्लादेश ने छोटे टोटल को उस तरह से डिफेंड नहीं किया, बड़ी शॉट्स पे गए, खुद विकेट्स देते गए, रन बॉल जाते, वापस प्रेशर हम पे आ जाता। तो प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर सके, तो वो नुकसान उन्होंने उठाया। तो जो टीम प्रेशर अच्छा हैंडल करेगी, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में के मैच में तो प्रेशर होता ही बहुत ज्यादा है। और क्राउड आपको पता है, दुबई में, यूएई के अंदर, सारे में आप देख लेंगे, अब इंडियन क्राउड ज्यादा होता है। हम 70-30 के रेशो पे होते हैं, बट हमने पहले भी वहां जीता है और हम पूरी सलाहियत रखते हैं। और हम अल्लाह पे तवक्कल तो करें, लेकिन अपनी पूरी एफर्ट करें, 100% दें, रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। तो इसका मतलब ये समझ आ रही है कि अब्दुल समीद, देयर वुड बी नो चेंज इन द टीम। संडे के गेम से पहले कोई चेंजेस जो है वो मुतवक्के नहीं की जाएंगी, इसी कॉम्बिनेशन के साथ टीम को मैदान में उतारा जाएगा। इज इट लाइक दैट? बिल्कुल जी, मुझे तो यही लगता है कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान का यही ख्याल है। मेरी जाती राय ये थी कि हसन नवाज को खिलाया जाए, क्योंकि इंडिया के खिलाफ नहीं खेले, हुसैन तलत के खिलाफ के बजाय। बट जो मैनेजमेंट है वो इसी, मेरे ख्याल है पिछले 3 मैचों से ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इसी के साथ जाना चाहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये अब्दुल समी, हमने देखा है कि जिस तरह के हमने साइम के ऊपर भी बात की है कि साइम टॉप ऑर्डर पे नहीं चल रहे, ओपनिंग में नहीं चल रहे, लेकिन वो पिच इन कर देते हैं कहीं ना कहीं विकेट्स के जरिए, और बहुत क्रूशल विकेट्स उन्होंने कल ली हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी नहीं है? मॉडर्न क्रिकेटिंग के हिसाब से जो है पूरी टीम जो है वो अब स्पेशलिस्ट नहीं रही है, वो ऑलराउंडर्स बन रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, मॉडर्न डे क्रिकेट स्पेशली T20 में अब ये ट्रेंड आम हो गया है कि आप ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं, क्योंकि आपको यही, जिस तरह कल पाकिस्तान के साथ हुआ कि जब कम रन के ऊपर आपकी ज्यादा विकेट्स गिर गई, तो अगर आपके पास नवाज, देखें, ऑलराउंडर थे, शाहीन अब ऑलराउंडर बन रहे हैं क्योंकि वो बारी लेने लगे हैं, फहीम अशरफ ऑलराउंडर हैं, तो हुसैन तलत ऑलराउंडर हैं, तो वो ऑलराउंडर्स आके फिर वो बारी कर सकते हैं, और वो ऐसी सिचुएशन में अब टीम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको स्पेशलिस्ट बॉलर्स भी चाहिए होते हैं। आप इंडिया की टीम उठा के देख लें, आपके पास जबरदस्त मिसाल है। आपके जो 3 स्पिनर्स हैं, जो आपकी गेम बनाते हैं नीचे से, उसमें से 2 स्पेशलिस्ट हैं, एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, यानी उनकी भी ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है। फिर हार्दिक पांड्या है और वो बैटिंग ऑलराउंडर है। इसी तरह जडेजा को भी उन्होंने बाहर किया हुआ। तो जी,
जिस टीम में आपको ज्यादा ऑलराउंडर नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं इन मसाइल से टीम को निकाल देती है। लेकिन आप स्पेशलिस्ट बॉलर्स के बगैर नहीं, जैसा शुरू में, अब अभी इससे पहले जो हमारी ट्राई नेशन सीरीज हो रही थी तो हम उसमें एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ जा रहे थे तो हमने स्ट्रगल की। तो फिर हमने बाद में रियलाइज किया, और फिर क्योंकि एक तरफ से शाहीन आते थे दूसरी तरफ वही मशरफ आ जाते थे, तो फिर जरूरत पड़ी, महसूस ही। मैं तो जाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में अभी भी अगर नसीम शाह इस टीम में होते तो ये जबरदस्त ये हम बात पहले भी कॉम्बिनेशन कर था। चुके हैं कि कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाना था, ये हम बात बार बार कर चुके जी हैं कि वी नीड अनदर पेसर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि सीजन्ड प्लेयर हैं तो उनकी कमी जो है फील की जा रही है? यू थिंक बाबर आजम शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीम? और ये बहुत बड़ा मार्का है और पाकिस्तान फाइनल में रसाई हासिल कर लिया है, तो बाबर आजम की कमी कहीं ना कहीं तो दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखें जी, मैं तो उस सारे टाइम में जब सब लोग उन पे एतराज करते रहे तो मैं तो उनके हक में बोलता रहा, और मैं समझता हूँ वो बड़े प्लेयर हैं, बुरे पैच आते हैं। अब भी अगर उनके स्टैट्स देखें इन मौजूदा खिलाड़ियों से बेहतर है। बेहतर और है। दूसरा, अगर आप ये जवाब पेश करते हैं कि आपने स्ट्राइक रेट उनका ठीक नहीं था, उनका रिजवान का, इसलिए आपने उनको जो उनको है बाहर टीम से बैठाया हुआ ड्रॉप है। किया है, तो जो आपके खिलाड़ी खेल रहे हैं वो किस स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल रहे हैं? तो वो तो आपको वैसी बारी नहीं दे रहे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर नहीं होंगे तो ये हमें तेज खेल के दिखाएंगे। तो अगर बाबर के साथ भी वही हालात थे और बाबर के बगैर भी, तो मेरे नजर में तो बाबर का टीम में होना बेहतर है। और उसको कुछ अभी एक कल से बात हो रही है शायद कि T20 में उनको शामिल कर दिया जाए इसके बाद, इस एशिया कप के बाद। बिल्कुल, एक और अगर सीजन वो प्लेयर किया होता गया, है तो सीजन प्लेयर की क्रिकेटिंग डिफरेंट होती है। अपने जो यंगस्टर्स आए होते हैं उनको ग्रूमिंग करने का एक मौका मिलता है और यंगस्टर्स भी सीखते हैं। सीजन प्लेयर का टीम में होना बहुत जरूरी है, क्या समझते हैं आप दुसमी? बिल्कुल जी, सीजन प्लेयर का इसलिए होना जरूरी है ना कि देखिए बाबर जो है, अगर आप बाबर की सिर्फ बात कर लें, अगर वो टीम के अंदर है तो बाबर का टीम में होना ही जो ऑपोजिशन को जो है प्रेशराइज करता है। जब वो, आप इसकी मिसाल ये ले लें कि अगर बाबर खेल रहे हैं और उसको कोई खिलाड़ी आउट करता है या बाकी किसी खिलाड़ी को आउट करता है तो उनकी सेलिब्रेशन में कितना फर्क होता है। यानी जब वो बाबर की विकेट लेता है तो उसको ज्यादा सेलिब्रेट करता है, उसको पता है ये बड़ा खिलाड़ी है और ये इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनिंग है, और इसको मैंने आउट किया तो मैंने अपनी टीम की जीत में किरदार अदा किया है। तो उसका एक ऑपोजिशन के ऊपर भी प्रेशर होता है। तो ये जरूरी है, और मैं तो इसके पहले भी हक में था और मैं अभी भी समझता हूं कि उनको इसका, न सिर्फ बाबर को बल्कि सीजन प्लेयर, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है आपकी, एक तरफ यंग लॉट होती है और दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स होते हैं। इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप जाते हैं तभी आप कामयाबी आपको मिलती है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि जो आगे आने वाला मैच है, जो पाकिस्तान इंडिया का मार्का जो है संडे को होने वाला है, तो अगर हम थोड़ी सी पाकिस्तान की वीकनेसेस के ऊपर भी बात करें, बिकॉज बैटिंग लाइन की तो वीकनेस हमें नज़र आ रही है और टॉप ऑर्डर अगर नहीं चलता तो फिर टेल एंडर्स और मिडिल ऑर्डर जो है वो टीम को एक फिर संभाल लेते हैं। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को किन किन शोबों में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी चाहिए? क्योंकि बैटिंग के साथ बॉलिंग भी चाहिए, बॉलिंग के साथ उनको फील्डिंग भी चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमारे पास अभी जो लॉट है उसी में से 11 ने खेलना है, इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते। और जो आपने रीसेंट क्रिकेट खेली है, आप उसको जो है थोड़ा सा भूल जाएं कि आप इंडिया के खिलाफ हार चुके हैं। सबसे पहले आप इस चीज को खत्म करें अपने जहन से। नया दिन होगा, आप उससे जाएं, खुले दिल से जाएं, और आप इंडिया को पूरी सलाहियत रखते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप पूरी सलाहियत रखते हैं कि आप उनको बआसानी हरा सकते हैं। उसके लिए जरूरी यह है कि देखें, बैटिंग तो हमारी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन सबसे पहले आप उस शिकस्त को जहन से निकालें, और आप जो इंडिया आपके साथ ऑफ द ग्राउंड जो चीजें करता है वो जहन में रखें, फिर आप उस एंगल से जाएं। फिर आप सबसे ज्यादा जरूरी आप प्रेशर को हैंडल करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखें। कल क्या फर्क था, कल हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। आपने पेस निकाली है, आपने एग्रेशन दिखाया है, लड़के जान मार रहे थे, उनको भूख थी, और वो ऐसे उनको जीत की भूख थी, ये जीतना था तो उनको फाइनल तक रसाई हासिल करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी, जो कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने, कहते हैं ना कि वाकई सब कुछ करके, ऐसे वैसे तैसे जैसे भी करके जो है फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। क्रिटिसिज्म होती है, बट क्रिटिसिज्म होती है पॉजिटिविटी के लिए। क्रिटिसिज्म जो होती है वो बिल्कुल ग्रीन शर्ट्स को मायूस करने के लिए नहीं होती। तो व्यूअर्स, बाय द एंड ऑफ द डे हम जीत गए हैं और अब फाइनल होगा पाक वर्सेस इंडिया, जो कि संडे को मुतवक्किल है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे हैं क्रिकेट पे अगर बात करें तो एशिया कप पे सबकी नजरें जमी हुई हैं, क्योंकि पाक वर्सेस इंडिया का जो टाकरा है वो इतवार वाले दिन जो है मुतवक्के है। और पाकिस्तान ने, कहते हैं ना कि वाकई पाकिस्तान ने खूब मेहनत करके दिन दुगनी रात चुगनी करके ना फाइनल तक रसाई हासिल की है। बड़ी मेहनत की है लड़कों ने, बड़ा एग्रेशन दिखाया है। और अब हम इस पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने, जी, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तौसीफ अहमद साहब, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ग्रेट विन। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलों से रसाई अपनी बनाई है, क्योंकि आपने देखा है पहले जो टीम थी वो कैसे लड़खड़ा रही थी, मगर एकदम से जो है पाकिस्तान ने कमबैक किया है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी आपने ठीक कहा, और बड़ी खुशी की बात है कि फाइनल तक पहुंचा है पाकिस्तान। और इतनी अच्छी हमने थ्रू आउट क्रिकेट नहीं खेली। हमने देखा काफी मुश्किलात हुए, उस पर बात भी करते रहे हम। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी तक कल के मैच पे भी हमें थोड़ा सा जो है वो रिजर्वेशन इसलिए है कि हम ऐसी टीम के खिलाफ भी जो है रन नहीं बना पा रहे हैं। और जाहिर है हमारी बॉलिंग ने काम करके दिखाया है, और हमेशा बॉलिंग ही जो है वो परफॉर्मेंस करती है। आई थिंक मेरा ख्याल है कल पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट का सबसे लो टोटल स्कोर था सर 136। जी हाँ, और सबसे बेहतरीन दिन था। और कम स्कोर जरूर हुआ, लेकिन बॉलर्स ने बड़ा जो है बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस की है। खासतौर पर शाहीन की अगर हम बात करें तो जाहिर है एक टीम को अगर ब्रेक थ्रू जल्दी मिल जाए ना तो फिर बड़ा फर्क होता है। और यही हो रहा था कि अगर इतने कम रन में जो है अगर ये जल्दी 2-3 विकेट्स ले लें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। बैटिंग में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके नीचे के प्लेयरों ने कोई 9 ओवर में जाके 80 रन बना दिए तो आप यहाँ तक पहुंच गए, वरना आपको बड़ी मुश्किल थी। बहरहाल अच्छी खुशाइन बात है। अब देखना यह है कि आगे क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तौसीफ हमें सब थोड़ा सा बताएं, बिकॉज बीइंग क्रिकेटर, आपने इतना क्रिकेट के ऊपर खेला है, आपने इतना अपने टाइम दिया हुआ है। ये बताएं कि हमेशा से ओपनर्स, पाकिस्तान के अगर पहले ओपनर्स की बात करें तो बड़े नामवर ओपनर्स सामने आते थे, आमिर सुहेल, सईद अनवर, इसके साथ भी बहुत नए हैं। लेकिन अब जो है वो ओपनर्स जो हैं वो अगर परफॉर्म नहीं करते तो बदल दिए जाते हैं, और बदल दिए जाते हैं लेकिन कोई चीज़ जो है वो रजिस्टर नहीं हो पाती। क्या चाहिए पाकिस्तान को, कैसी हिकमत अमली करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर है वो काम करे? देखिए, जिनके आप पिछले उसकी मैं बात कर रहे हैं, इवन हमारे टाइम में भी वो बड़ा पॉजिटिव लोग थे। और जाहिर 2020 तो थी नहीं, और आप सबका फोकस जो है वो 20 की तरफ चला गया है। और जाहिर है क्रिकेट फास्ट हो गई है, वो तो अपनी जगह है, मगर क्रिकेट तो अपनी जगह पर है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये जो ओपनर्स की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, तो कभी करते हैं कभी नहीं करते, और करते भी ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा, जिस तरह हम बार बार एक ही का नाम लेंगे कि अभिषेक है, वो आन के जो है इस फॉर्मेट की क्रिकेट में जो है सारा कुछ खत्म कर देता है। और वो 6 ओवर में अब हमारी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हम उसको किस तरह टैकल करें। तो अभी फोकस तो हमारा इस तरह ही होगा। उनकी भी बैटिंग लाइन जो है इंडिया की वो ऐसे है। हमारी बैटिंग के प्रॉब्लम क्या है कि आप ठीक है, आपसे रन नहीं बन रहा है अगर, तो आप विकेट जाया मत करो और थोड़ा सा आगे तक लेके जाओ। रन्स कोई 30-40 भी बनते हैं, 30 भी बनते हैं अगर वो 6 ओवर के उसमें, तो उसके बाद अगर विकेट इन हैंड होती हैं तो नीचे देखें आपके जो है वो टेलेंडर जाके जो है वो अच्छे रन मार देते हैं। तो यहाँ पर 160-70 से कम में बहुत मुश्किलात आती हैं। तो ओपनर्स को चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है तो उसे रिस्पेक्ट देंगे। और वही जावेद मियांदाद साहब की बात के भाई सिंगल्स निकालते रहो, जब वो स्कोर बोर्ड चलता रहता है तो बड़ा फर्क पड़ता है और बॉलर को मुश्किल भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आगे आने वाला जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो फाइनल में हम चले गए हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है इस जीत की। आपको पता है पॉलिटिकल प्रेशर्स भी है, स्लेजिंग इश्यूज भी चल रहे हैं, हैंड शेकिंग के मामला भी चल रहे हैं, तो ये जीत पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक प्रेशर तो है। मैंने जितनी क्रिकेट इंडिया के खिलाफ खेली है, बहुत बहुत ज्यादा खेली है हमने, और अंडर प्रेशर ही खेली है, और यहीं पे खेली है, और इंडिया में भी जाके हमने खेली। और पता हमें फर्स्ट टाइम इंडिया में हमारी टाइम में मिली थी। तो देखें, ये काम दूसरे हैं। आप अगर प्रेशर
ये जरूर है, पब्लिक का प्रेशर होता है, ये हमारे टाइम में भी जैसा। आप बाकी चीजों को छोड़ दें ना, बाकी चीजें तो कर दी जिन्होंने करनी थी। अब हम अपना फोकस पूरा खेल के ऊपर रखें, हमें नहीं लेना जो हमारे लोग जो हालात चल रहे थे उसमें हमारी फोर्सेस ने उन्हें जो करना था कर दिया। अब आपका काम तो ये है ना, वो तो अपनी वो निकाल रहे हैं, जिसे कहना चाहिए कि खपत निकाल रहे हैं कि भाई ये इस तरह। तो हम एटलीस्ट हमें प्रॉब्लम ही क्या हो रही है। फर्स्ट टाइम मैं यही कह रहा था, देखें आप लोग बिल्कुल हमने उन्हें जहां पर मारना था वहां तो मार ही दिया, लेकिन आप लोग खेल में उनको मारेंगे, क्योंकि हम तो उनको करीब भी नहीं आने देते थे। इतना टाइम था कि हम उनको मतलब वो तो हमसे बहुत ही वो थे, हम उन्हें बहुत मारते थे, बहुत हराते थे, हम हारे भी हैं। पाकिस्तान ने हमेशा डोमिनेट किया हुआ है, डोमिनेट किया। तो हम अगर फोकस आपका इधर है, इधर इनको हरा देंगे ना आप, तो वहां तो हम जीत ही गए, लेकिन यहाँ हराना बहुत जरूरी है। इस खेल में आपको इस खेल की तरफ देखना पड़ेगा। आप छोड़ दें, वहां जिन्होंने करना है वो अपना काम करें। बिल्कुल वैसा ही है। और खेल के मैदान में जो है आपका बल्ला और आपका जो बॉल है वही हथियार होता है, जिस हथियार को आपने बाकी इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान को ये जीत जो है वो अपने नाम करके लानी है और जीत का सहरा सजा कर वतन वापस आना है, क्योंकि जीत जो है हर मैदान में जो है पाकिस्तान ने जो मार्का माला है, मगर खेल के मैदान में जो है जितने हमारे जो ग्रीन शर्ट्स हैं उसको देखना ये है कि वो जो खेल रहे हैं वो अपनी 8 राइवल्स के खिलाफ खेल रहे हैं, और 8 राइवल के साथ खेल कर वतन वापस आना और कहते हैं ना कि वो लेकर आना, ट्रॉफ़ी लेकर आना एक बहुत बड़ी बात होगी। हमारी सारी तमाम दुआएं हैं, बेस्ट विशेस हैं ग्रीन शर्ट्स के साथ, और इंशाल्लाह जीत जो है हमारे मुकद्दर का सिकंदर बन सकती है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं वो है मोटापा, मोटा पेट और लटकी हुई चर्बी से निजात। अक्सर ख़वातीन और मर्द हजरात डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद भी इस मसले से छुटकारा नहीं पाते। ख़ास तौर पर ख़वातीन में बच्चों की पैदाइश के बाद पेट जो है वो ढीला और चर्बी लटकी रह जाती है, जिससे ना सिर्फ एतमाद मुतासर होता है बल्कि कमर जैसी दर्द जैसे मसाइल भी जन्म लेते हैं। लेकिन तिब की दुनिया में एक जदीद और महफूज तरीका मौजूद है, जिसे एब्डोमिनल प्लास्टी या दूसरी ज़बान में कहते हैं कि टमी टक, और इसके साथ साथ लाइपोसेक्शन की भी जो टेक्नोलॉजी है वो भी मुतारिफ़ हो गई है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए भी बेहद मुफीद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर महविश भट्ट, जो हमें बताएंगी कि ये सर्जरी कैसे की जा सकती है, किन मरीज़ों के लिए मौजू है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है क्या वो करवा सकती कि नहीं करवा सकती। तो मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर महविश भट्ट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, इतना इनिशिएटिव, इतना कहते हैं एडवांसमेंट हो रही है कि अब टमी टक्स भी हो रहे हैं, लाइपोसेक्शंस भी हो रहे हैं, आपकी कोई चीज़ जो है अब फ्लैबी नहीं रह सकती। तो ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन सी साइंस है? सबसे पहले तो मैं ये डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी। लाइपोसक्शन इज़ द वन जिसमें हम सिर्फ फ़ैट निकाल रहे हैं। जब हम टमी टक की बात करते हैं तो हम उसके साथ स्किन भी निकालते हैं। आपकी स्किन, एक्स्ट्रा स्किन जो लटक गई है उसको निकाल देंगे। उसके अलावा आपके मसल्स जो लूज़ हो गए हैं, रेक्टस मसल होता है जो यूजुअली लोगों में लूज़ हो जाता है, ख़वातीन में लूज़ हो जाता है सी सेक्शन के बाद, बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज़ के बाद भी इवन के रेक्टस अपनी जगह छोड़ के खुल जाता है। हम उस रेक्टस की एप्लीकेशन भी करते हैं, फिर फैट निकालते हैं, फिर एक्स्ट्रा स्किन को निकाल के उसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, ये भी नोशन दिया जाता है कि जो ख़वातीन नॉर्मल डिलीवरी करती हैं उनका पेट नहीं लटकता, जो सिजेरियन के साथ उनकी डिलीवरी होती है तो उनका पेट लटक जाता है, कि ऐसी बात है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। स्किन टू स्किन, लैक स्किन जो है वो ज़्यादा लटकेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, रेक्टस जो है वो दोनों सूरतों में खुलेगा ही। उसको बंद करने के अलावा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कि इंसान अपने आप को दोबारा से रीगेन कर सके। अच्छा, ये सर्जरी है जो टमी टक की आप कह रही हैं, और लाइपो में तो आप कह रही हैं कि सर्जरी नहीं होती है, लेकिन टमी टक में सर्जरी होती है, तो ये किस तरह की जाती है और कितनी देर
ये सर्जरी रहती है? इसमें हमें मिनिमम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं पेशेंट को बेहोश करने के बाद। 4 घंटे, जी 4 घंटे की सर्जरी है। उसमें हम सबसे पहले सारा फैट निकालते हैं, फिर जैसे मैंने बताया रेक्टस को सीते हैं, फिर स्किन, एक्स्ट्रा स्किन को निकाल के उसको क्लोज। तो इसका मतलब ये भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है? बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं कह सकते, लेकिन यस ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप तो अक्सर डॉक्टर्स कहती है ना कि लेजर के थ्रू आप अपनी फ्लैबी स्किन को आप वो कर लें। इट्स नॉट एट ऑल लेजर, इट्स कंप्लीट सर्जरी। लेकिन आपको ऑनेस्ट स्पीकिंग में बताएं कि अगर आप उसको कंपेयर करें लेजर्स के साथ तो इसके 100 गुना फ़वाइद हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ शौकिया नहीं करवाते, वो तंग होते हैं अपने बहुत बड़े एब्डोमेन से। इवन मेल हजरात हैं, उन्होंने इतना गेन कर लिया कि उनका नहीं कम हो रहा। अच्छा, हमारे यहाँ ख़वातीन से ज़्यादा जो मर्द हजरात हैं वो भी बैठ के बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। उनके पेट देखा है हमेशा बाहर की तरफ निकले होते हैं, और उसको कम करने के लिए वो इतनी एक्सरसाइज करते हैं मगर फ़ायदा नहीं होता। तो क्या उनको भी करवाना चाहिए? उनमें 2 तरह के हैं मसाइल, देखना पड़ता है। उसमें हम पहले असेस कर लेते हैं कि पेशेंट का फ़ैट बाहर की तरफ है या अंदर है। जो बाहर है, एक्स्ट्रा अब्डोमिनल फैट है, एक्स्ट्रा अब्डोमिनल चर्बी है, उसको निकाल के उतने जोन को स्क्वीज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इंट्रा अब्डोमिनल फैट को नहीं किया जा सकता। ठीक है। टमी टक को ज़्यादातर हम बॉडी रीशेपिंग के लिए यूज़ करते हैं, वजन कम करने के लिए नहीं, कि बॉडी अपनी उस शेप में आ जाए, शेप में वापस आ जाए। अच्छा, अगर टमी टक करने के बाद, सर्जरी करने के बाद वापस उस जगह पे ना तो कभी फैट आएगा, अच्छा, और स्किन लैक्स भी नहीं करेगी। अच्छा, एक बार जिसने सर्जरी करा ली उसको वापस जो है करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है? इट्स लाइफ लॉन्ग। दूसरी बात यह है कि जो ख़वातीन अपने बच्चे कंप्लीट कर चुकी हैं, फैमिलीज कंप्लीट हैं, अब उन्होंने दोबारा से इस प्रोसेस में नहीं जाना और वो एक दफ़ा करवा लेती हैं, तो वो टिल द एंड ना तो वहाँ पे फैट आएगा जहाँ से हमने फैट निकाल दिया, जहाँ से हमने लाइपोसक्शन करके फैट निकाल दिया वहाँ फैट नहीं आएगा, और जो स्किन एक्सेस थी निकाल दी वो बहुत मिनिमम रीगेन होएगा, कि मतलब एक शायद नॉर्मल आंख को तो वो रीगेन नजर भी नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइपोसक्शन एकदम से बहुत इन हुआ था जिस जमाने में, टमी टक तो बाद में आया है, तो लाइपोसक्शन में काफी लोगों ने अपने आप को स्क्वीज, बिल्कुल ठीक है, अब किया, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझती हैं कि लाइपोसक्शन कितना मुफीद है? लाइपोसक्शन उन लोगों के लिए मुफीद है जो यंग हैं, जिनकी स्किन में इलास्टिसिटी है, जिनकी स्किन एक्सेस नहीं है। अगर हम कोई ऐसी खातून जिसने 4 या 5 बच्चे सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी से पैदा किए हैं, उसको लाइपोसक्शन कर देंगे तो उसकी स्किन एप्रन की तरह लटक जाएगी। उस एप्रन वाली स्किन को ख़त्म करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द टमी टक। दिस इज द डिफरेंस। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर कोई इंसान नहीं बताना चाहता कि मैंने सर्जरी की है, अक्सर लड़कियां शादी से पहले भी हेल्दी होती हैं और करवाना चाहती हैं, लेकिन इसका तो स्कार इतना बड़ा, इसका तो इतना बड़ा निशान है, तो वो कैसे मतलब कि हाइड आउट कर सकती हैं कि हमने तो कुछ नहीं करवाया हुआ? स्कार्स में यह है कि हमारी प्लास्टिक सर्जरी में बहुत मॉडिफिकेशन है, हम स्कार थेरेपीज करते हैं, उसमें लेजर यूज़ होती हैं। कार्बन फ्रैक्चर लेज़र है जो कि स्कार को बेहतरीन कर देती है, वो बिल्कुल फेड आउट हो जाता है, फाइन लाइन रह जाती है, नॉर्मल लाइंस भी आपकी स्किन में होती हैं, वो फिर उस तरह करके बहुत ऑब्वियस स्कारिंग नहीं रह जाती उसमें। ठीक है। अच्छा, एक बार आपने जब टमी टक कर दिया तो कोई डाइट प्लान भी आप फॉलो करवाती हैं कि भाई ये ना खाओ या ये ना खाओ, कार्ब्स कम खाओ, सब कुछ खाओ? सब कुछ खाओ। 4 वीक्स आपने हेल्दी डाइट लेनी होती है सो दैट आपका जो सारा वूंड है वो हील कर जाए। जस्ट फॉर द हीलिंग यू हैव टू गो फॉर द प्रोटीन डाइट, यू हैव टू गो फॉर द हेल्दी डाइट। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि डोंट गो फॉर द कार्ब्स, डोंट गो फॉर दिस थिंग, लेकिन हेल्दी डाइट सो दैट आपका वूंड हील कर जाए। वंस इट गॉन तो आप जो मर्जी खाएं, और इसमें भी कोई डाइट प्लान यू डोंट हैव टू फॉलो दैट, जो मर्जी खाओ, लेकिन उससे जो हेल्दी खाओ, हेल्दी खाना है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हो सकता है कि अब एक जो स्किन है ऑब्वियसली वो ग्रो भी होती है, वो बढ़ती भी है, आपने एक जगह को काट दिया है, लेकिन क्या वो ग्रो नहीं होगी उसके बाद? वो एक्स्ट्रा स्किन है जो स्ट्रेच की वजह से खुल गई है, जब दोबारा से बॉडी को उस लेवल का स्ट्रेच मिलेगा ही नहीं तो वो स्किन उस तरह करके लैक्स नहीं होगी। स्किन कभी भी लैक्स इस तरह नहीं। कितनी % खवातीन जो है वो आती हैं टमी टक के लिए? बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स इन्फॉर्मेशन फॉर द व्यूअर्स एज वेल, जो जानना चाहती हैं। बहुत लोग आजकल कॉन्शियस हैं, ट्रेंड चेंज हो गया है, अब लोग घरों में खवातीन नहीं बैठना चाहती, अपने जिस्म को ख़राब नहीं रखना चाहती। हमारे पास मैक्सिमम खवातीन वो आती हैं जो अपनी फैमिलीज कंप्लीट कर चुकी हैं, या यंग लड़कियां हैं जो बहुत मोटी थी, उन्होंने वेट लॉस किया बैरियाटिक तरीके से, जिम करके उनकी सारी स्किन लटक गई है। इवन देन वो लड़कियां भी हमारे पास आती हैं ये सारे प्रोसीजर्स करवाने के लिए। अच्छा, इसके कितना खर्चा आता है और कितना कॉस्टली ये प्रोसीजर है, या बिल्कुल कॉस्टली नहीं है? नहीं, ये डिपेंड करता है कॉस्ट पे कि आप जो है वो कौन सा प्रोसीजर ले रहे हैं, लाइपो ले रहे हैं, टमी टक ले रहे हैं। इफ़ यू गो फॉर द फुल कंप्लीट टमी टक तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका 2 लाख से 3 लाख के दरमियान खर्चा हो जाएगा।
इसमें सारा इंक्लूड होता है। हम हॉस्पिटल स्टे भी करते हैं, मेडिकेशंस भी होती हैं, एनेस्थीसिया भी होता है, सब होता है, फुल एक पैकेज फॉर्म में। आप कह लें कि 2 से 3 लाख के दरमियान। डॉक्टर साहब ये जो टमी टक है, ये इसका एनेस्थीसिया लोकल होता है कि जनरल? नहीं, ये जनरल एनेस्थीसिया होता है, मुकम्मल बेहोशी में होता है। जनरल एनेस्थीसिया होता है, ओके, इट्स लाइक मुकम्मल, ठीक है। तो ये मुझे बताएगा कि ख़वातीन को मतलब कि किन किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए ऑपरेशन कराने से पहले, और कौन कौन चीज़ें ऑपरेशन करने के बाद अपनानी चाहिए? ऑपरेशन से पहले सबसे पहले एहतियात ये है कि वो जो है हैवी लिफ्टिंग थोड़ी कम कर दें। जिम में हैवी लिफ्टिंग कम कर दें। अगर स्मोक कर रहे हैं या वेप कर रहे हैं, आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के इनमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, तो दे हैव टू क्विट स्मोकिंग फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स बिफोर द सर्जरी। ठीक है। उसके बाद सर्जरी के बाद अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा पहले वो, ताकि सर्जिकली जो सर्जिकल इश्यूज हैं वो नहीं हो सर्जरी को दौरान, सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद उन्होंने कम अज़ कम 6 वीक्स के लिए बेल्ट लगा के रखनी है। हम उनको एडवाइस करते हैं एक बेल्ट उन्होंने लगा के रखनी है। हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी 4 वीक्स के लिए। एक्सरसाइज भी नहीं करनी? एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। टमी एक्सरसाइज तो 6 वीक्स नहीं करनी, लेकिन दूसरी एक्सरसाइज 4 वीक्स के बाद कर सकते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अनदर सी सेक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो हैं वो सी सेक्शन में भी होती हैं कि आपने बेल्ट लगा के रखनी है, आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। देखें, जहाँ पर भी वूंड है हमने वूंड हीलिंग करनी है। वूंड को हमने प्रमोट करना है कि वो बहुत अच्छी तरह हील हो, नेचुरल रहे। ठीक है, देखिए हमने इतना सारा काम किया, हमने इतनी स्टिचिंग की है, हम रेक्टस मसल से शुरू हुए हैं, फिर हम फैट पे गए हैं, फिर हम स्किन पे गए हैं, तो यू हैव टू कवर इट कम्प्लीटली। अच्छा, तो जितना अच्छा वो इसको फॉलो करेंगे, बेल्ट लगाना इज नो डील। 6 वीक्स के लिए उन्होंने अंडर शर्ट बेल्ट लगानी है, वो किसी को कुछ पता नहीं चलता। 10 डेज के बाद वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू कर सकती हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, खवातीन का तो मसला शायद ज़्यादा बच्चों की पैदाइश से रिलेटेड है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हमारे जो मर्द हजरात हैं वो तो बैठ के ही बिल्कुल वेट गेन कर लेते हैं। उनका काम होता है हर वक्त डेस्क पे बैठना और उठना भी नहीं है, और उनके पास टाइम भी नहीं होता कि वॉक करें, या इतना वेट गेन हो जाता है कि उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे बताएं कि ये जो चीज़ है कि बच्चों में भी आप कर रहे हैं, जैसे बच्चे हैं जो कि 15 से 18 साल की उम्र तक हैं, उस एज के बच्चे जो ग्रोन हो रहे हैं और जो काफ़ी ओबीस थे, उन्होंने जिम से अपना वजन कम किया है, बिल्कुल उनके लिए हम लोग इसमें होता है, उसमें हमें रेक्टस स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनमें ऐसा मसला नहीं है कि स्किन लैक्स हुई, रेक्टस खुला। मसल की बात हो रहा है, रेक्टस इज़ अ मसल, वो खुला, उसका कोई मसला हुआ वो नहीं होता। लेकिन उसमें हम जो लैक्स स्किन है सारी, उस सारी स्किन को काट के एग्जैक्टली उसी तरह जैसे हम टमी टक में करते हैं, वो उसको दोबारा से रीस्टिच कर देते हैं। इसको बॉडी रीशेपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। तो ये भी हो जाती है, और एज ब्रैकेट जो दी है उसमें बिल्कुल ऐसा ही है, उस एज ब्रैकेट में भी हो जाती है। अच्छा, उसके साथ मुझे बताइएगा कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? इस सर्जरी कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट्स होंगे ना? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सर्जरी इटसेल्फ ऑनेस्टली स्पीकिंग एक जो लोगों के जहन में होता है, एक फोबिया होता है कि सर्जरी है। जीए की कॉम्प्लिकेशन, जनरल एनेस्थीसिया, उसकी कॉम्प्लिकेशन साथ साथ होती हैं। लेकिन अब लाइफ बहुत एडवांस है, सर्जरीज बहुत एडवांस्ड हो गई। जीए की कॉम्प्लिकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत लंबे अरसे से नहीं देखी हैं अपनी सर्जरीज में। दूसरी कॉम्प्लिकेशन मेन है वूंड हीलिंग। वूंड स्लो हील हो रहा है, कहीं से थोड़ा बहुत खुल गया है, थोड़ी बहुत पस आ रही है। ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत माइनर हैं, जो हम फेस करते हैं और जो हम ड्रेसिंग से हील कर देते हैं। पेशेंट उसके लिए वरीसम होता है, पेशेंट पूछता है कि यहाँ से थोड़े से 2 टांके खुल गए, यहाँ से थोड़ा सा पस आ रहा है, लेकिन वो बहुत छोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हम आराम से डील करते हैं। सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि सिजेरियन में होती हैं। You know better. I know better than that. I am a mom as well. I know better. Thank you so much. हमारे साथ मौजूद थी मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर महविश भट्ट, जिनका ये कहना है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह एडवांस हो रही है, वहाँ जो ख़वातीन है अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी सर्जरीज हुई हुई हैं, उनके पेट लटक गए हुए हैं या मोटापा आ चुका हुआ है पेट की तरफ, तो वो आराम से टमी टक करा के जो है इस चीज़ से बिल्कुल कहते हैं ना कि बेपरवाह हो सकती हैं कि वो खूबसूरत लगें, क्योंकि खूबसूरत लगना हर खातून का यहाँ हक है, और इस हक को इस्तेमाल करें प्लीज़। तो प्लीज़ टमी टक कराएं जिनको ज़रूरत है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहे। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं दुनिया की सियासत के हवाले से, और आप देख सकते हैं कि दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो मशरक़ वस्ता पर मरकूज़ हैं, जहां कई माह से जारी जो है खून रेजी और तबाही ने गज़ा में खंडर को
तब्दील कर दिया है। ऐसे में एक नई पेशरफ्त जो है वो सामने आई है और वो पेशरफ्त यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पे जो है वो अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ कहते हैं कि मुलाकात भी की है। और जो कल मुलाकात हुई है वो हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में। तो मुलाकात जो है वो कहते हैं कि बहुत पॉजिटिव रही है। उनके साथ साथ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उस मुलाकात में साथ थे। और जो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की सामने आई है कि दोनों जो हैं बहुत कहते हैं खुसूसियात रखते हैं। अगर हम फील्ड मार्शल की बात करें तो वो भी बहुत, उन्होंने कहा ही इज़ अ नाइस गाय, और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ की जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। और अगर हम थोड़ी सी मज़ीद बात करें तो इस मंसूबे में मुस्तकिल जंग बंदी और यरगमालों की रिहाई और फ़ौजी इसराइल के इनखला पर बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की फ्राहमी जैसे निकात भी शामिल किए गए हैं जो कि ज़ेर बहस आए हैं। और पाकिस्तान ने जनरल असम्बली के ऊपर अपना मौक़िफ़ भी ये रखा है कि पाकिस्तान जो है फ़लस्तीन के ऊपर बात करेगा, पाकिस्तान कश्मीर के मसले के ऊपर बात करेगा, पाकिस्तान क्लाइमेट के ऊपर बात करेगा और पाकिस्तान इस खित्ते में अमन व ईमान के ऊपर भी बात करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है नकात है। अब सवाल ये है कि ये मनसूबा किस हद तक जो है वो काबिल अमल होगा, क्या खित्ते में अमन ला सकेगा और सफारती हरबात जो हैं वो क्या साबित हो सकेंगे। और दूसरे सामने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम 1-to-1 जो मुलाकातें हुई जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। ये मुलाकात जो है न्यूयॉर्क के दौरे पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की शिरकत के सिलसिले में एक अहम सफारती कड़ी थी। इस वक्त को कहते हैं ना कि रेड कार्पेट की तरह जो है वेलकम किया गया है और फिर जो है सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ साथ वाइट हाउस पहुंचाया गया। मुलाकात अव्वल ऑफिस में बंद कमरे में हुई और बाज़ाब्ता तौर पर सहाफ़ियों के लिए कहते हैं खुली नहीं गई। और अमेरिका की जानिब से नायब सदर JD Vance और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी इस इजलास में शरीक थे। हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक ये बातचीत जो है तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही और फिर वज़ीर आज़म वाशिंगटन से वापस न्यूयॉर्क रवाना हो गए ताकि वो जनरल असम्बली में अपने तयशुदा खिताब को जारी रख सकें। और तो हम इस चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस खित्ते के लिहाज से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशन के हिसाब से। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स डॉक्टर हामिद मशरकी, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू हिना, बहुत शुक्रिया। हामिद मशरकी साहब, ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, 1-to-1 मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के ऊपर जो है बहुत पॉजिटिविटी जो है वो हमने देखी जा रही है सोशल मीडिया के हवाले से, मगर आपके पास इनसाइड न्यूज़ क्या है? बहुत शुक्रिया हिना। देखिए बात यह है कि इंतहाई अहम मुलाकात है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ है, खुसूसी तौर पर 10 मई की भारत के साथ जंग के बाद वो अल्लाह का शुक्र है आगे बढ़ता जा रहा है और ये दुनिया को नजर आ रहा है और अमेरिका ये बात तस्लीम कर चुका है कि पाकिस्तान का खित्ते में किरदार इंतहाई अहम है। खित्ते में अमन के हवाले से हो, तजारत पाक चाइना या चाइना अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से हो, और सबसे बढ़कर ये मौजूदा जो गजा की जंग है और जो इसराइल की जो बर्बरियत है उसके खिलाफ अगर कोई लाइहा अमल या कोई लीड कर सकता है तो वो अगेन पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल होगा। और इसी हवाले से ये मुलाकात थी कि खित्ते में किस तरह अमन की तरफ बात की जाए। मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि आपने देखा कि पिछले दौरे में फील्ड मार्शल साहब ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया जब वो ईरान और इसराइल की जंग के दरमियान वहां पर मौजूद थे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान और खित्ते की सूरत हाल को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझता। और आज भी सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो खित्ते में अमन के लिए, सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बड़ी मानी जा रही है और बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। और मैं ये समझता हूँ कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपना खिताब करेंगे तो उसके अंदर वो इस मुलाकात का जिक्र भी करेंगे और उस पर होने वाली पेशरफ्त की बात भी करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 21 नकाती फार्मूला पेश किया है गजा में अमन के हवाले से, उसके ऊपर बातचीत हुई होगी और मजीद बात होगी। और इस मुलाकात के अंदर जो बाकी तफसीलात हैं वो भी आइंदा आने वाले दिनों में जरूर सामने आएंगी। लेकिन सबसे अहम नुकता जो हमें मार्को रूबियो की बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहा है या
या उनसे प्रेसिडेंट ट्रंप की या जेडी वैंस की बॉडी लैंग्वेज से, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बॉडी लैंग्वेज से और शहबाज शरीफ साहब की, वो ये कि बड़ा एक खुशगवार मुलाकात थी, एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। बिल्कुल, और बड़ी पॉजिटिविटी भी मिल सकती है, और पाकिस्तान के ऊपर जो चीज़ें थी और जो पाकिस्तान जो इमेज दिया है वो भी बहुत बेहतर बनकर सामने आया है। अच्छा हामिद मशरकी साहब, मुझे बताइएगा कि जैसे आपने नकात की बात की, 21 नकाती अमल की बात की है, तो इस मंसूबे में हमास को शामिल करने की शर्त जो है कितनी हकीकत पसंदाना है, जबकि गजा में इसका ज़मीनी असर रसूख सबको पता है। देखिए हिना, ये बड़ा अहम पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर 21 नकाती के अंदर जो सबसे अहम बात है वो यही है कि क्या इसराइल इस 21 नकाती फार्मूले को मानता है, क्या वो सीज फायर पे राजी होता है? क्योंकि अगर सीज फायर पे राजी होगा तो फिर हमास से यरगमालियों के छुड़ाने की बात हो सकती है, हमास से गजा पर एक न्यूट्रल कंट्रोल की बात हो सकती है, हमास से गजा की बहाली की बात हो सकती है। सो ये दोनों जानिब से देखना होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर सबसे पहला नुक्ता यही है कि जंग रोकने की बात की जाए, वो जो बर्बरियत और जुल्म और जो एक क़यामत ढाई जा रही है गजा के मजलूम लोगों पर, उसको खत्म करने की बात की जाए, फिर उसके बाद उनकी बहाली की बात की जाए। आपको पता है कि पिछले 6 दिनों में दोबारा से स्कूलों पर, अस्पतालों पर और सहाफियों पर हमले करके शहादतें की गई हैं। 150 से ज्यादा शहादतें पिछले 2 दिनों में हो गई हैं गजा के अंदर। तो सूरत हाल के अंदर सबसे अहम नुक्ता यही है कि जंग बंदी की बात हो, यरगमालियों की रिहाई की बात हो और गजा की बहाली की बात हो। मेरा ख्याल ये है कि तमाम फ्री कैन में जो सबसे अहम रोल है वो ये है कि अमेरिकी सेनेट और कांग्रेस क्या रोल अदा करती है, जहां यहूदी लॉबी का बहुत असर और रसूख है, और वो उसी असर और रसूख की वजह से अभी तक सदर ट्रंप भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए, जो कि जंग बंदी का मंसूबा है। क्योंकि फ्रांस के सदर ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है ना कि अगर सदर ट्रंप गजा की जंग बंद नहीं करवा सकते तो वो नहीं समझते कि उनकी नॉमिनेशन भी हो सकेगी नोबेल पीस प्राइज के लिए। सो ये एक हकीकत है कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो गजा की सूरत हाल है, और ये जंग बंदी होना जो है ये अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए बहुत जरूरी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी बहुत जरूरी है, जो वो इस चीज का प्रचार करते हैं कि वो दुनिया में अमन ला रहे हैं, जंगें बंद करवा रहे हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि जो ऑब्वियसली बात है, अमेरिकन लॉबी जो है वो लीड करती है इसराइली अमेरिका की जो इसराइली पॉलिटिक्स है उसके पीछे इसराइली लॉबी है। तो इस लॉबी के बावजूद जो है, क्या सदर ट्रंप जो हैं वो इस चीज़ को बैलेंस आउट कर पाएंगे कि एक तरफ तो लॉबी है, उनको अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाना है, दूसरी तरफ वो है वो गजा के ऊपर और 21 नकात के ऊपर वो बात कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इसराइल जो है वो अपनी हमायत खोता नजर आ रहा है। यूरोप के अंदर आपने देखा कि कितने ज्यादा कितने ममालिक ने फलस्तीन की एज ए मुसलमान रियासत हैसियत को तस्लीम कर लिया है। इसी तरह यूरोप के अंदर करोड़ों लाखों लोगों ने इसराइल के खिलाफ मुजाहरे किए हैं। खुद अमरीका के अंदर इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। वो जो इसराइली सहूलियत लॉबी है वो बहरहाल कमजोर तो हुई है, लेकिन चूंकि वो बहुत ताकतवर है, इसीलिए सदर ट्रंप अभी भी कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने में कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हर गुजरते दिन के साथ सदर ट्रंप इस मामले में मजबूत होते नजर आ रहे हैं, और वो यकीन रखते हैं कि वो किसी न किसी अंदाज में नेतन्याहू को जुनूनियतपन को, पागलपन को रोकने में कामयाब होंगे। वरना सूरत हाल यही रह जाती है कि नेतन्याहू की हुकूमत को चेंज करने की बात की जाए, अपोजिशन को इक्तदार देने की बात की जाए। 3, 4, 5 सीटों का फर्क है और वहां पर अदम एतमाद की भी बातें हो रही हैं। तो इस हवाले से नेतन्याहू का सियासी कैरियर भी दाव पर लगा हुआ है, और वो अपने सियासी कैरियर और मुस्तकबिल को बचाने के लिए इस वक्त गजा पर जंग कर रहे हैं, मुसलमान ममालिक पर हमले कर रहे हैं। वो अपना पूरे खित्ते को आग में धकेल कर अपना सियासी कैरियर और ग्रेटर इसराइल की जो बात है उसके ऊपर अमल पैरा नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो इसको हर हालत में रोक सकता है, और उसको रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बिल्कुल, पूरी दुनिया से जो रिटेलिएशन आ रहा है वो किसी के लिए भी नहीं अच्छा नहीं है, और जो इस वक्त मुस्लिम फॉरवर्ड ब्लॉक जो बन गया है वो भी एक कहते हैं ना किसी की कड़ी है। अच्छा हामिद मशरकी साहब, ये बताइएगा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दोबारा बाइख्तियार बनाने की भी बात की गई है, तो ये बात कितनी अमली है कि सिर्फ ये पेपर वर्क ही किया जा रहा है? देखिए हिना, बात यह कि फलस्तीनी अथॉरिटी जो मगरबी किनारे है या वेस्ट बैंक है उसमें तो बहरहाल बाअमल है। सदर महमूद अब्बास अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से फलस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर एक लेबल सा लग गया था कि वो शायद इसराइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं। उस वजह से उसका बाइख्तियार होना जो है वो शायद गजा के मुसलमानों के लिए काबिल कबूल ना हो,
बल्कि कोई मुश्तरका जो इत्तेहादी हुकूमत है उसकी अथॉरिटी का क़याम में आना जो है वो ही काबिल अमल मंसूबा होगा। अकेला फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले जो है वो गज़ा की सूरत हाल नहीं की जा सकती। के ऊपर बुनियादी बात हो रही है और मेरा ख्याल है सऊदी अरब, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक ये चाहते हैं कि कोई मुश्तरका फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो जो कि बात करे, उसके अंदर तमाम जो ग्रुप हैं उनकी नुमाइंदगी हो और उसके नतीजे में अमन के लिए भी राह निकाली जाए और सबसे बढ़कर ये कि अब गज़ा के मुसलमानों की बहाली की बात की जाए। अच्छा हामिद मशरीक साहब, एक मुश्तरका फोर्स के क़याम की भी बात की जा रही है, तो इससे आपको लगता है कि अरब ममालिक और जो मुस्लिम ममालिक हैं वो मुत्तफिक होंगे इस बात से? मेरा ख्याल है ये एक बड़ा काबिल अमल मंसूबा है कि जैसे यूनाइटेड नेशन की अमन फोर्स है, यूएन की फोर्स होती है, इसी तरह जो है वो कोई पीस फोर्स की तश्कील पाना जो कि एटलीस्ट जो इसराइली फौजी हैं, सहूनियत के जो फौजी हैं जो जुल्म बर्बरियत करते हैं, जब दिल करता है वो घुस जाते हैं और जुल्म करते हैं, उसको रोकने के लिए एक काबिल अमल तजवीज़ तो ज़रूर है, लेकिन इस तजवीज़ पर अमल कैसे होता है, इस तजवीज़ को इसराइल मानता कैसे है, अभी ये बहुत दूर की बात लगती है। क्योंकि अगर इसराइल उस खित्ते के अंदर गैर मुल्की अफवाज की तैनाती को मान ले तो मेरा ख्याल ये है कि मुस्तकिल हमेशा के लिए इस झगड़े का हल निकल आएगा और दो रियासती हल जो है वो काबिल अमल होगा। और जब भी दो रियासती हल काबिल अमल हुआ तो वहां पर जरूरी होगा कि कोई पीस फोर्स हो, कोई थर्ड फोर्स हो जो कि दोनों ममालिक के दरमियान एक तरह से शील्ड का काम करेगी और दोनों ममालिक को किसी भी जंग से प्रोटेक्शन देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये इस मंसूबे में जो कहते हैं ये मंशूर जो 21 नकात इसमें ये भी कहा गया कि इसराइल जो है मगरबी किनारे का इल्हाक नहीं करेगा, तो आपको क्या समझ आ रही है इस हवाले से कि ये क्या चीज़ हो रही है? ये बाकी सियासत है कि फिर पेपर वर्क है? देखिए है ना, बात यह है कि इसराइल की ने जितने यहूदी आबादकारी की है उसमें सबसे ज्यादा जो एरिया उसने कवर किया है वो मगरबी किनारा है यानी वेस्ट बैंक है, और उसकी वजह से ही फलस्तीनी अथॉरिटी का जो कंट्रोल है उसके ऊपर शकूक व शुबहात होते हैं कि वहां पर तो उनकी हुकूमत है और वो क्यों अलाउ करते हैं या उसके ऊपर रेजिस्टेंस क्यों नहीं करते हैं। और इसराइल जो है वो मुसलसल यहूदी आबादकारों को वहां आबाद किए जा रहा है, उसका फैलाव रोकना बहुत जरूरी है। वो एक गैर कानूनी है, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, इंसानी हकूक की पामाली है। सो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई अमन का मंसूबा निकलेगा तो उसके अंदर मगरबी किनारे के ऊपर जो इसराइली कंट्रोल है उसके ऊपर भी बात लाजमी होगी ताकि ये कि कोई मुस्तकिल अमन की राह निकले और उसके अंदर मगरबी जो यहूदी आबादकारी है उसको मजीद तस्लीम नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। अच्छा हामिद मशरीक साहब, ये भी बताइएगा कि यूनाइटेड नेशंस में जो 80वां जो कन्वेंशन जारी अभी होने वाला है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अपनी स्पीच करेंगे, कौन कौन से अहम निकात जो हैं वो शामिल होने वाले हैं, कौन कौन सी स्पीच के ऊपर जो उन्होंने पूरा जो प्लान किया है वो क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा, पूरी दुनिया जो है उस स्पीच की मुंतज़िर है क्योंकि उसके बाद जो है मोदी उस चीज़ का जवाब देंगे। देखिए उसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान अपनी अमन की ख्वाहिश का इजहार करेगा, साथ ही साथ पाकिस्तान दुनिया को बताएगा कि जब उस पर जंग मुसल्लत की गई तो उसने अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को किस तरह बदतरीन शिकस्त दी और घुटने टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान दुनिया को अमन की बात करेगा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली में अपना नुकसान की बात करेगा, अपने किरदार की बात करेगा, दुनिया से तवक्को करेगा कि दुनिया पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीली में मदद करे। फिर उसके बाद सबसे बढ़कर ये कि गजा के हवाले से अभी तक जितनी तकारीर की गई हैं, चाहे वो क्यूबा के सदर हो, इंडोनेशिया के सदर हो, तुर्की के तैयब उर्दगान हो या फ्रांस के मैक्रोन हो या इटली के हो, जितनों ने भी तकारीर की हैं उनकी तकारीर का एक खुलासा सा पेश किया जाएगा और उसके अंदर कोशिश की जाएगी कि उन तजावीज़ में से जो जो अहम तजावीज़ हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से भी उनकी हमायत की जाए और उनको काबिल अमल बनाने की बात की जाए। और सबसे बढ़कर ये कि इस बात का यादा किया जाएगा कि दुनिया का अमन जो है वो इस वक्त शदीद खतरे में है और उसकी सबसे बड़ी वजह एक वाहिद छोटा सा मुल्क जो इसराइल है उसका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है और उसको चलाने वाला एक पागल और जुनूनी शख्स नेतन्याहू है। अगर उसको हम किसी भी तरह पे काबू कर लें तो शायद दुनिया दोबारा अमन की तरफ आ जाए। मेरा ख्याल ये कि तकरीर के ये चंद एक अहम नुकात तो लाजमी होंगे। उसके अलावा मुआशी तरक्की के अहदाफ की बात की जाएगी। दुनिया में जो है वो जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं, पाकिस्तान सऊदीया का जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी बात की जाएगी और सबसे बढ़कर ये कि
अगेन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर पेश करेगा। सिंध तास मुआहदे की बात होगी, गोया के मुकम्मल तौर पर एक चार्ज शीट पेश की जाएगी इंडिया के खिलाफ और दुनिया पर अमन के लिए एक लाइहा अमल और रोड मैप पेश करने की तवक्को है। हामिद बशीर साहब, क्या नोशन नज़र आ रहा है जिस तरह इस्तकबाल किया जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का? पहले हमने देखा सऊदी अरब में कहते ना ज़बरदस्त किस्म का वेलकम हुआ, उसके बाद कतर में वेलकम हुआ, फिर यूके गए, यूके उन्होंने मिले, कम्युनिटी से मिले, पाकिस्तान कम्युनिटी को एड्रेस किया, उनको एतमाद में लिया और अब USA में उनका जो कहते ना कि बहुत अच्छा पुरतपाक किस्म का जो इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान का एकदम से जो इमेज है पाकिस्तान की, जो कहते ना कि हर शहरी जो है वो इस वक्त वाकई खुशी से कोई वो फूले ना समाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जहां कहते हैं ना कि गलत किस्म के टैग्स लगते थे, आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है। बिलाशुबा, मतलब आप देखिए कि भारत से जंग के बाद 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान सामने आया है, एक नया कामयाब फातेह पाकिस्तान सामने आया है और उसका ही नतीजा है कि दियार गैर में रहने वाला हर पाकिस्तानी जो है वो एक फख्र महसूस कर रहा है कि उसने अपना से बड़े दुश्मन को किस तरह शिकस्त दी और कौम ने किस तरह इकट्ठे का यूनिटी का मुजाहरा किया और पाक मुसल्लह फौज ने, एयरफोर्स ने, बर्री फौज ने, बहरी फौज ने, सब ने मिलकर दुश्मन का जिस तरह मुकाबला किया और दी, उसने पूरी कौम का जो सीना है वो फख्र से चौड़ा कर दिया। मैं खुद लंदन वाला जो प्राइम मिनिस्टर का जो इवेंट था उसमें शामिल था और देखा कि कौम का जज्बा दीदनी था और सबसे बढ़कर ये बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते हैं कि हर हालत में अब पाकिस्तान का जो किरदार है उसको दुनिया तस्लीम करे, जो तस्लीम कर रही है। उसके बाद ओवरसीज के जो अपने मसाइल हैं उनके हल की भी बात की गई। उसके बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं कि इवन दुनिया के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी शहरियों को इज्जत और एहतराम से देखा जा रहा है, चाहे वो अरब ममालिक हो, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हामिदुल मशरकी, जो कि देर थे एक्सपर्ट यूनियन ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, और उनका ये कहना था कि जो अभी मुलाकात हुई है मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो 1-to-1 मुलाकात हुई है और वाशिंगटन में हुई, ये मुलाकात उनके न्यूयॉर्क के दौरे पर हुई और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हुई है। बहुत एक पॉजिटिव मुलाकात थी, जिससे जो है बहुत अच्छा अगर हम देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी मुलाकात की जो अभी स्टेटमेंट है वो फ़ौरन सामने नहीं आई थी, बल्कि बड़ी एक पॉजिटिविटी शो की है, जो कि हमने तस्वीरें देखी हैं, जो कि वहाँ से वीडियो जारी की गई है। और देखना यह है कि पाकिस्तान ने अपना जो इमेज है वो बहुत अच्छा बरकरार रखा है और आगे आने वाले जो UN के 80वां इजलास है UN जनरल असम्बली में, उसमें शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो सामने आएगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। इसी बात करते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, जहां चीन ने तामीरात के मैदान में एक और तारीखी संग मील अबूर कर लिया है। दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पुल हुआजुआंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज जो है 28 सितंबर से आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ये पुल जो है वो चीन के सूबे गॉन्जो में वाक़ है और अपनी शानदार ऊंचाई और डिज़ाइन की बदौलत दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। दरिया के ऊपर इस पुल ने हैरत अंगेज़ बुलंदी 625 मीटर रिकॉर्ड की गई है, जो अमेरिका के मशहूर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी ज़्यादा है। अपने इफ्तिताह के साथ ही ये पुल जो है वो नए आलमी रिकॉर्ड कायम करेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल और पहाड़ी इलाके में सबसे बड़े स्पिन वाला पुल जो है, इस पुल की जो कुल लंबाई है तकरीबन 2890 मीटर है, जबकि इसका मरकज़ी स्पिन जो है वो 1420 मीटर पर मुहित है, जो अपनी मिसाल आप है। हुआजुआंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज की तामीर में तकरीबन जो है 3 साल का अरसा लगा और इस पर $283 मिलियन की जो लागत है वो आई है। ये पुल सिर्फ एक शाहकार इंजीनियरिंग मंसूबा नहीं है, बल्कि चीन की तरक्की और जिद्दत की अक्कासी भी करता है। माहिरीन का कहना है कि इस पुल के इफ्तिताह से इलाके में आमदोरफ्त जो है वो नुमाया होगी और उसमें नुमाया कमी भी आएगी और माशी सरगर्मियों में ज़बरदस्त इजाफा होगा। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार करदा ये पुल जो है सख्त
मौसमी हालात और ज़लज़लों को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। ये मनसूबा चीन की आलमी सतह पर जारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद जो है वो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में राब्तों को बेहतर बनाना, मकामी आबादी को बेहतर सफरी सहूलतें मुयसर करना और सियाहत को भी नई जिद्दत मिलेगी। यूँ कहा जा सकता है कि हुआजियांग ग्रैंड कैनन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि चीन की इंजीनियरिंग सलाहियत, अज़म और मुस्तकबिल की सोच की ज़िंदा मिसाल है। बदलते वक्त के साथ साथ जहाँ रुझानात बदल गए हैं, जहाँ ट्रेंड्स बदल गए हैं, वहाँ बिल्डिंग मटेरियल्स बदल गए हैं। अब अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स जो हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। ये ऐसा पुल है जो कि कहते हैं जो आफतों को भी रोक देता है, जिससे अर्थक्वेक जो अगर आएगा तो ये जो पुल है ये एक मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ वहीं रहेगा। इसको वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं सेहत के हवाले से और एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे हम बात करने जा रहे हैं जो कि हर दूसरे घर में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, ये दोनों बीमारियां ना सिर्फ उम्र को कम करती हैं बल्कि दिल के दौरे और फाले जैसे बड़े ख़तरात का सबब भी बनती हैं। बाजार की महंगी दवाइयाँ, साल की परहेज़ और मुसलसल इंजेक्शंस के बावजूद मरीज़ परेशान रहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुदरत ने ऐसे आसान और सस्ते नुस्खे रखे हैं जो अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लिए जाएँ तो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को हैरानकुन हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली, जो हमें बताएंगे कि वो घरेलू नुस्खे जो शायद आम डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते। तो मैं उनको शो में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तिब जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम मेडिसिन की बात की जाए। लोग सालों साल दवाइयाँ खाते हैं और उस तरह असर नहीं होता, लेकिन एक जो नुस्खा रेमेडी बनाई जाती है, बताई जाती है, उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस रब ने हमें पैदा किया ना, वो सबसे बेहतर जानता है कि हमारी बॉडी की नीड क्या है। और जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें पैदा किया था ना, तो उससे पहले अल्लाह सुब्हानो तआला ने उन ज़रूरियात की चीज़ों को पैदा किया था जो हमारी बॉडी की नीड है। अनफॉर्चुनेटली हम उन चीज़ों के इंतखाब की तरफ चले गए जो मैन मेड हैं। जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने पैदा किया वो इंसान की बेसिक नीड है, लेकिन हम वो मेडिसिन ले रहे हैं जो मैन मेड है और वो सारे के सारे केमिकल्स हैं। और हमारी बॉडी क्योंकि मिट्टी से बनी है, उसको वो चीज़ें चाहिए जो मिट्टी से रेलिवेंट है। अब वो चीज़ें जब वो मिट्टी से आती हैं तो हमारी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जो एक्चुअली मिट्टी बेसिकली हमारी बॉडी की नीड है। जो केमिकल्स हैं वो सारे के सारे आपको अगर कुछ फ़ायदा देते भी हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपको लॉस ही देंगे। इसीलिए वक्ती तौर पे थोड़ा सा अगर फ़ायदा होगा भी, लेकिन लॉन्ग टर्म जो अगर आप देखेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं। तो यही वजह है कि जो आपकी वो चीज़ें जो नेचर ने पैदा की हैं, जो फितरत ने पैदा की हैं, वो इन मेडिसिन से बहुत अच्छी भी हैं, बहुत प्रॉफिटेबल भी हैं और बहुत सस्ती भी हैं। जैसे आप अभी बात करें कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, तो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बहुत सारे लोग जो मेडिसिन खाते हैं वो सारी ज़िंदगी दवाई खाते रहते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन फॉर एवर होती है, मतलब कि आपने खानी है। जैसे ब्लड प्रेशर है, अब ब्लड प्रेशर की दवाई सारी ज़िंदगी खाएंगे जी। अब वो दवाई खाते रहते हैं, वो ठीक रहता है। जैसे दवाई छोड़ते हैं, वो एक केमिकल है, उसका एक असर है, वो जब तक बॉडी पे अफेक्ट करेगा वो उसको ठीक करके रखेगा, लेकिन जैसे उसका असर खत्म होगा वो दोबारा से फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि कोलेस्ट्रॉल को अगर हम सबसे पहले उसकी बात करें तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी रेमेडी है जो कि बनानी चाहिए और जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए? सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो कलवंजी और मेदाने का पानी है। अच्छा, अब जो कलवंजी है उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और मेथी दाने के बारे में फरमाया कि लोगों को पता चल जाए इसके कितने फ़ायदे, लोग इसको सोने के बस खरीदें। और अगर इसमें तीसरी चीज़ मोरिंगा ऐड कर लिया जाए तो मोरिंगा आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके बारे में बताता है कि इसमें 300 से ज़ायद बीमारियों का जो है ना वो इलाज है। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ें एक्चुअल में अल्कलाइन हैं। अब ये तीनों चीज़ें अल्कली हैं। अल्कली जब भी एसिड से मिलेगा वो इसको न्यूट्रल करेगा, और जब आपकी बॉडी न्यूट्रल होगी तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो आप सबसे पहले कलवंजी मेदाने का पानी लें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ इसके लिए सबसे बेस्ट है वो सैलड है। आप सलाद खाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में सलाद का रवाज नहीं है। आप यूरोप में चले जाएं, आप
अमेरिका में चले जाएं, गल्फ में चले जाएं, तो वो खाने से पहले सैलड लेते हैं। और उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये सैलड नहीं है, इट इज़ एपिटाइजर। पूरे पूरे थाल होते हैं उनके सैलड्स के तो बने हुए। हाँ। वो क्यों होते हैं? क्योंकि साइंस कहती है जिस चीज़ को आपकी आंख देखती है ना, ब्रेन उसका इमेज लेता है, और जिस चीज़ का इमेज ब्रेन को मिलता है, ब्रेन उसका केमिकल बनाता है। जब आप मल्टी कलर के फ्रूट्स, मल्टी कलर के वाइटामिन, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं, जिस उसमें बादाम, काजू, पिस्ता जो ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म में है, जब आपकी आंख सैलड को देखती है तो आपका ब्रेन उतने मल्टी टाइप्स के गैस्ट्रिक जूस पैदा करता है, अडैप्ट करता है। ठीक है, उस खाने को हजम करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना चाहते हैं तो कलवंजी मेदाने का पानी खाने से पौना घंटा पहले लीजिए। उसके बाद सलाद खाइए, और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है आपकी चटनी। ये जो अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना और सब्ज़ धनिया, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, अच्छा, इसमें कई 100 बीमारियों का इलाज है। तो आप ये चटनी बनाएं, 5 चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में, हस्बे जायका उसमें सब्ज़ मिर्च है और काली मिर्च है, इसको मिलाएं और इसकी चटनी बना के हर खाने के साथ 2 टेबलस्पून तो कम से कम लाजमी रखें। हर बाइट के साथ ज़रा ज़रा चटनी लगाएं। और सबसे बेहतरीन तरीका, अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को बिना दवाई के, बिना किसी चीज़ से ठीक करना चाहते हैं तो अपने खाने को चू करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें जो दांत दिए हैं वो 32 हैं। और अगर आप दांतों की फिजिक देखेंगे तो 4 टाइप्स के दांत हैं। 8 दांत है 1 नोक वाले, इसका काम है खाने को काटना। 8 दांत है 2 नोक वाले, इसका काम है खाने को फाड़ना। 8 दांत है 3 नोक वाले, इसका काम है खाने को चीरना। और 8 दांत है 4 नोक वाले, इसका काम है खाने को पीसना। तो दांतों का काम था खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना। ये क्यों ज़रूरी था? ताकि खाना जो है वो कटेगा, फटेगा, चिरेगा, पिसेगा, फिर वो गुदा बनेगा, फिर वो पेस्ट बनेगा, फिर वो रस बनेगा, और उस रस ने जाके आपके ब्लड में ऐड होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है, हम निकलते हैं। हाँ, पहले नंबर पे तो खाने के चू नहीं किया जाता। सेकेंडली, जो इससे बड़ी बात है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत सारे लोग सिर्फ ये पूछते हैं डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बताएं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बताएं। अनफॉर्चुनेटली 99% लोग ये नहीं जानते ये कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है, ब्लड प्रेशर होता क्यों है। जब आप खाने के दौरान पानी पीते हैं, जब आप खाने के दौरान पानी पीते हैं, यहाँ तो कुछ ऐसे एजुकेटेड स्टूपिड हैं वो खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं। अब खाना आप बिल्कुल गर्म लाइक करते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक आप चिल लेते हैं। अब जब आप खाने के दौरान पानी पिएंगे तो जो खाने को हजम करने के लिए सेक्रेशन आई है, मसला आपकी आंखों ने देखा आपके मुंह में सलाइवा आया, या वो गैस्ट्रिक जूस है जिसने खाने को हजम करना था, वो हार्डली आपके स्टमक में पानी जो है ना, पानी या कोई भी लिक्विड है वो 4 से 5 मिनट रहता है, और खाना आपके स्टमक में 2.5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक रहता है। तो जब आप पानी पिएंगे वो पानी उस सारी सेक्रेशन को अपने अंदर डाइल्यूट करेगा और वहाँ मैदे से निकाल के ले जाएगा। जब वो निकल जाएगा एक दफ़ा तो दोबारा वो सेक्रेशन पैदा नहीं होगी, क्योंकि वो सेक्रेशन 1 टाइम पैदा होती है। जब आप खाने को देखते हैं फर्स्ट टाइम तो वही सेक्रेशन आपके स्टमक में पैदा होती है। जब आप खाने को चू करते हैं तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो ब्रेन को मैसेज आता है तो वो भी एक बार में सेक्रेशन प्रोड्यूस होती है। अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पाइलोरिक एसिड है, पेप्सिन है, लाइसिन है, ट्राइसिन है, बाइल है, वो भी एक ही टाइम में पैदा होता है। लेकिन जब आप खाने के दौरान पानी पीते हैं या खाने के दौरान आप कोई भी फिजी ड्रिंक भी लेते हैं, फिजी ड्रिंक लेते हैं, आप कोई भी ड्रिंक लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे लेते हैं, वो सारे उस सेक्रेशन को निकाल देते हैं। उसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल का डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर तो अभी काफ़ी बात की, आपने 2 बड़े अहम रेमेडीज बनाई हैं, बट ब्लड प्रेशर तो हमारे हर घर में किसी न किसी को ब्लड प्रेशर है, लो से ज़्यादा हाई है। हाँ। लो तो बहुत कम लोगों का होता है, लो भी होता है तो जल्दी से रेमेडी मिल जाती है कि आप नमक चाटो तब ठीक हो जाते हो, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के लोग क्या करें? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पानी का इंटेक पूरा करें। खून देखिए, ब्लड कहते हैं खून को, प्रेशर कहते हैं दबाव को। खून की नालियों पे जो दबाव है वो क्यों है? आपका ब्लड ठीक है, आपकी बॉडी को गर्मियों में 12 से 16 गिलास पानी चाहिए और सर्दियों में 8 से 10 गिलास पानी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं इसलिए पानी कम चाहिए, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं पानी ज़्यादा चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पानी का इंटेक है ही नहीं। जब आप पानी प्रॉपर 12 से 16 गिलास पानी पिएंगे कभी भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होएगा। पानी पूरा पिएं, और फिर ज़रूरी नहीं है कि पानी के फॉर्म में पानी लें, आप उसमें जूस ले सकते हैं। आप आजकल जैसे कॉमनली आड़ू है, आड़ू का जूस ले सकते हैं। आजकल जितने आपके पास ताज़ा फल आए हुए हैं, नाशपाती है, अमरूद है, आप उसको वाटर शेक बना के आप उसके शेक बना सकते हैं। सेब है, सिंपल सेब का जूस ले सकते हैं। इमली आलू बुखारे का पानी आप बना के ले सकते हैं। लेमन की स्कंजवी बना के आप ले सकते हैं। कलवंजी मेदाने का जो पानी है आप उसी को इंटेक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पानी का इंटेक कम है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सेकेंडली हमारे यहाँ जो सलाद है, जो सब्जियाँ हैं, उसका इंटेक ना होने के बराबर है। देखें, कुरान कहता है कि जो चीज़ हमने जिस मिकदार में पैदा की है ना, वो इंसानों की उतनी ज़रूरत है।
अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो 70% फल और सब्जियां हैं। हमारी बॉडी को फल और सब्जियां 70% चाहिए। जो अजनास है जैसे रोटी है, चावल है, ये 20% चाहिए। और जो डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, जैसे जितने आपके बकरे का गोश्त है, छतरे का गोश्त है, दुम्बे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, बैल का गोश्त है, ऊँट का गोश्त है, परिंदों का गोश्त है, मछलियों का गोश्त है, देसी मुर्गी है, ब्रायलर मुर्गी है, सारी सी फूड, ये आपकी बॉडी को 10% चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 10% चाहिए था वो हम ले रहे हैं मोर देन 70%। और जो हमें 70% चाहिए था, अच्छा फलों और सब्जियों में 90 to 95% वाटर है। फिर इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें फाइबर है। अच्छा, हमारी बॉडी में ना फाइबर जा रहा है ना वाटर जा रहा है, तो उसकी वजह से आपका जो खून है वो गाढ़ा होगा। अब जितना खून आपका थिक होता जाएगा उसमें ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत उतनी कम होती जाएगी, और जितनी उसकी सलाहियत कम होगी आपके हार्ट को उतना प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जितना दिल जोर से पंप करेगा आपकी नालियों के ऊपर, आपकी आर्टरीज के ऊपर जो खून का दबाव पड़ेगा तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम दवाइयाँ खा के खून को पतला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल एक वे है, आप पानी के जरिए से उसको ठीक कर सकते हैं, सलाद के जरिए से उसको ठीक कर सकते हैं। आप कितनी ऐसी नेचुरल चीजें हैं। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि बीपी को कम करने के लिए आपको कौन सी चीज अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है? सबसे बेहतरीन चीज आप कावे यूज करें। कावा यूज करें सबसे बेहतरीन। इसके लिए छोटी छोटी चीजें, मसलन हमने हार सिंगार का कावा जो है ना, पत्तों का कावा लोगों को बताया। हार सिंगार का कावा, हार सिंगार एक पौधा है, उस पे जो फूल लगते हैं वो दिन की जैसे ही सूरज निकलता है तो उसके फूल गिर जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी है, उसका एक पत्ता लें, 1.5 कप पानी में डालें, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को पिलाया। इसके साथ आप कुछ भी आपके पास नहीं है, आप सिंपली दालचीनी का कावा ले लें, आप सिंपल अदरक का कावा ले लें। अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, शहद में लहसुन मिला के, शहद और लहसुन, शहद में लहसुन लें, उसमें पूरा शहद को डिप करें और 1 चम्मच लें, उसमें 1 लहसुन की क्लो लें, और उसको आप सुबह भी लें, दोपहर भी लें, शाम लें, आपके ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज है। अच्छा, अक्सर लोगों को देखा है वो खाने के साथ लहसुन ले रहे होते हैं, लहसुन वो अच्छा, बिल्कुल छीला हुआ रस्ते नहीं होता, वो ले रहे होते हैं, तो वो भी अच्छा है, वो तरीका क्या है? बहुत अच्छा है। असल में जो लहसुन है ये एक नेचुरल ब्लड थिनर है। अच्छा, तो आप लहसुन का अचार जो है आप उस फॉर्म में ले सकते हैं, लहसुन को शहद में डाल के आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठ के निहार मुँह लहसुन के 1-2 क्लोज होते हैं वो खा रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब ये आपने बताया कि ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपने बताया कि आपने एक नुस्खा बताया, चटनी बताई कोलेस्ट्रॉल के लिए जी। तो मज़ीद ऐसे कौन से नुस्खे हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव आ जाती है, 5-6 हज़ार रुपये की मेडिसिन आ जाती है। इसके लिए मैं आपको आसान सी 4-5 चीज़ें और बताता हूँ। जैसे नीम है, ये जो नीम के पत्ते हैं जी, आज से अगर 50 साल पीछे जाएँ तो लोगों जो हमारे बड़े थे वो नीम रगड़ के बच्चों को पिलाया करते थे। उसके पीछे लॉजिक क्या थी? वो खून को साफ भी करता है, खून को पतला, वो नेचुरल ब्लड थिनर भी है और नेचुरल वो खून को साफ भी करता है। नीम के पत्ते जो है आप उसका कावा बना के पी सकते हैं, उसको रगड़ के आप उसका सिरप बना के पी सकते हैं। नीम की गोलियां मिलती हैं, आप वो ले सकते हैं। आजकल ब्लड प्रेशर के लिए कॉमन सी चीज़ हल्दी है, कच्ची हल्दी मिले आप उसका कावा बना के ले लें। अगर कच्ची हल्दी नहीं है तो जो आपके पास पाउडर है उस हल्दी को और लहसुन को आप उसका कावा बना के लें। अदरक बहुत ज़बरदस्त है इसके लिए। जिंजर का कावा आप उसको सिंपल 1.5 कप पानी लें, उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2-3 क्लोव उसमें गार्लिक के, और 2-4 पत्ते आप उसमें पेपरमिंट के, ये जो मिंट है, पुदीना है, आप उसके ले सकते हैं। और उसमें 1 जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, आप वो डालें और उसका कावा बनाएं। इतना ज़बरदस्त है ब्लड प्रेशर के लिए। इसके साथ ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप ले सकते हैं, ये जो मैंने अभी चटनी बनाई, अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, सब्ज़ धनिया, ये हमारी ऐसी चटनी वायरल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कई मिलियन लोग अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, और जो बताते हैं कि जब हम खाने के साथ चटनी को लेते हैं, और जो मुस्तकिल परमानेंट जो कई सालों से लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस चटनी के साथ हुआ है। तो ये चटनी जो है ये दही के अंदर मिला के खानी है? चटनी को हमेशा खाने के साथ रखते हैं, हर बाइट के साथ ज़रा ज़रा चटनी लगाएं और ज़रा ज़रा सालन लगाएं, और एक लुकमे को 32 बार चबाना सीखें। आप सिर्फ खाने के पैटर्न को खाने, और देखिए दूसरी बात ये, खाने से आधा-पौना घंटा पहले पानी पिए और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई जानवर, कोई मखलूक खाने के साथ पानी नहीं पीती, इसीलिए बीमार नहीं होती। आप खाने में सिर्फ पानी छोड़ दें।
अगर आप कुरान को देखें, कुरान कहता है कुलू वशरबू, खाओ और पियो। खाना और चीज़ है, पीना और चीज़ है। बुखारी की सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी भूख के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा नफस के लिए छोड़ दो। तो खाने से आधा पौना घंटा पहले पानी लो और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी लो। पानी की ज़रूरत क्यों आती है? जब हम खाने को चबाते नहीं हैं। अगर आप खाने को 32 टाइम चू करेंगे तो आपको लाइफ में कभी पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर आप सिर्फ खाने में पानी को छोड़ देंगे तो आपकी ये दोनों प्रॉब्लम इसी से ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली साहब, इसका मतलब है कि दवाइयों को छोड़कर लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा व्यूअर्स, जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, वो जो है नेचुरल तरीके से कहते हैं ना, बैक टू नेचर जाकर ऐसी रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इन 2 बड़ी बड़ी बीमारियों को कर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हर दूसरे घर की बीमारी है। ये बीमारी नहीं है कि हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हुई है। जिससे पूछो उसका ब्लड प्रेशर है, जिससे पूछो उसका कोलेस्ट्रॉल है। तो आप लोग प्लीज़ इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है, तो आप लोगों को जुम्मा मुबारक। आप हमारे कंटेंट पे प्लीज़ जाके कमेंट करें, हमारे सोशल पेजेस पे जाएं और अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।